हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने स्टेम स्टडी क्लासेज ऐप में। बच्चों, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्टेम स्टडी क्लास एक बहुत ही शानदार सा इनोवेशन लेकर के आया है, जिसमें आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा बच्चा। और इस कोर्स की एक शानदार सी विशेषता है कि इस कंप्लीट कोर्स के साथ में हम क्या करने वाले हैं, क्या नया पढ़ने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला बच्चा। यहाँ पर हम बहुत कम समय अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चा, इस बहुत कम समय के अंदर हम कैसे 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं, बोर्ड का ब्लूप्रिंट क्या था उसके हिसाब से लेकर के हम स्टडी करेंगे। हम एक बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स को कवर करवाएंगे बहुत कम समय में। यदि आप वास्तव में ही 100% नंबर प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो आप स्टेम स्टडी क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आप थॉमसन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थॉमसन और भास्कर बैच को ज्वाइन करके आप मैथ और साइंस का बहुत शानदार सा प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चा। बहुत ही शानदार तरीके से हम रैपिड रिवीजन कोर्स भी करेंगे, जिसमें इसके अलावा आपको 10 मॉडल पेपर भी मिलेंगे जो एज ए प्रकार से प्रैक्टिस सेट का काम करेंगे, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार और दमदार जानदार होने वाली है। तो देर किस बात की, अभी आप प्ले स्टोर में जाकर के स्टेम स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर थॉमसन और आपको मिल जाएगा थॉमसन बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, भास्कर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप दोनों ही प्रकार की किताब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थॉमसन प्लस भास्कर बैच को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम पहले साइंस का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप उनमें कितना लिखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से अंक प्राप्त हो जाए। 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारी विडंबना बनी होती है कि 3 घंटे 15 मिनट में हम कैसे पेपर को कवर करें और कैसे 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम स्टेम स्टडी क्लासेज ऐप के साथ में जुड़ करके सीख सकते हैं। तो देखो, अपना पहला चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम की दृष्टि से, और हर बार यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और कैसे हम उनको आसानी से इजी वे में सरल कर लेंगे, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। लगातार 12 वर्षों से हम इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ब्लूप्रिंट किस प्रकार से निर्धारित होता है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज के इस बेहतरीन सेशन में, इस चैप्टर में सबसे पहला अपना हेडिंग है पदार्थ। देखो, पदार्थ जो है इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें लेकर के जाएगा उस तह तक जहां पर हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु की यदि हम बात करें, कोई भी वस्तु, जैसे आप खुद हो सकते हो, आपके हाथ में जो पेन है वो हो सकता है, कॉपी किताब सब हो सकते हो। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिस छोटे से छोटे कण से मिलकर के बनी होती है। देखो, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु जो होती है छोटे छोटे कणों से या अवयव से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? छोटे छोटे अवयव, या फिर बच्चा आप क्या कह सकते हो, कण से मिलकर के बनी होती है। उस कण को ही क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। आप कोई भी वस्तु देख सकते हैं, वो सारी की सारी किससे मिलकर के बनी होती है? पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। हाँ, आपको ये बात याद रखनी है, उस पदार्थ का आयतन भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। उस पदार्थ का क्या होता है? आयतन भी होता है, और प्लस में क्या देखने को मिलता है? द्रव्यमान देखने को मिलता है। बोलो, एकदम सिंपल सा पॉइंट भी समझ में आया। यानी विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस छोटे से छोटे कण से मिलकर के बनी होती है या अवयव से मिलकर बनी होती है, बच्चों उसको किसके नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से जानते हैं। दो बात आपको याद रखनी है, पदार्थ में क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, यानी आयतन और द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के अंदर पदार्थ में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जी हाँ, देखो कौन कौन सा हो सकता है। एक गुण की बात करते हैं, इसमें पहला गुण आता है भौतिक गुण। बिल्कुल बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यहां से हम इस पाठ की रूपरेखा बनाएंगे और एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है उसके ऊपर हम सीधी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा इसके अंदर कौन सा आता है? रासायनिक गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रासायनिक गुण भी। देखो, पदार्थ के भौतिक गुण कौन से होते हैं? यानी वे गुण जिनको हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो लिख देता हूं, बाहर से महसूस होने वाले, बाहर से महसूस होने वाले गुण। जैसे देखो, उस पदार्थ का ताप हो सकता है, उसका घनत्व हो सकता है, उसका आयतन हो सकता है, ठीक है ना बेटा, उसका क्या हो सकता है? रंग हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, और उसकी अवस्था हो सकता है।
ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, ये पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का क्या मतलब होता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। बिल्कुल, कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो अम्लीय है, देखो क्या कहना चाहता है अगला, वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है, या फिर बच्चों वो कैसा है, उदासीन है, या फिर वो किन किन कणों से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार का ज्ञान कराने वाले जो गुण होते हैं वो पदार्थ के कैसे गुण कहलाते हैं, रासायनिक गुण धर्म कहलाते हैं। इन भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर पदार्थों में परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया कि कोई पदार्थ ए था और इस पदार्थ के अंदर मैंने किया परिवर्तन और एक नया पदार्थ बनकर के आ गया जिसका नाम था बी। ठीक है ना, बी पदार्थ बन गया। अब देखो बी कब बन सकता है, जब मैं किस में परिवर्तन करूं, ए में कोई ना कोई परिवर्तन करूं। ठीक है ना, अब देखो बात कर लेते बच्चों यहां पर, यदि पदार्थों में परिवर्तन की बात करें तो गुणों के आधार पर पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखो भौतिक गुण के आधार पर जो परिवर्तन होगा उसको किसके नाम से जानते हैं, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। सेकंड यदि बात किया जाए बच्चा यहाँ पर, यानी इसका दूसरा जो करेक्टर अपने सामने आता है वो क्या आता है कि इसमें केमिकल प्रकार का चेंजेबल देखने को मिलता है। तो पहला अपने पास में कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा अपने पास में कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, तो पदार्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, दो प्रकार के। एक आपको सीखने को मिला भौतिक परिवर्तन और दूसरा कैसा मिला आपको, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो हम बात करते हैं विस्तार से कि पदार्थ में भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चा, यहां से आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। आप आराम से किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार से हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बहुत ही हल्के में समझ में आ जाएगा। देखो पदार्थ में भौतिक परिवर्तन की बात करें तो देखो ऐसा परिवर्तन, ध्यान देना, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, लेकिन रासायनिक संगठन व गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बड़ा ही सिंपल सा बच्चों, देखो पदार्थ में कैसे गुण बदल जाएंगे, भौतिक गुण बदल जाएंगे, और इस प्रकार के परिवर्तन को किसके नाम से जानते, भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते। उसका ताप बदल सकते हो, उसका आयतन बदल सकते हो, उसका आकार बदल सकते हो, घनत्व को बदल सकते हो, है ना, अवस्था को बदल सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है बच्चों याद रखना, इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। जी ऐसा कैसे है, इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट पे डाल दिया, मैंने बर्फ को किस में बदल दिया, पानी में। ठीक है ना, अब बदल दिया, और पानी को किस में बदल सकते हैं हम, बर्फ में बदल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा और उत्पाद किस में बदल जाएगा, अभिकारक में बदला जा सकता है। यानी आगे व पीछे चलने वाला परिवर्तन जो होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं, देखो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसे अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। साहब अस्थायी परिवर्तन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें जो बनने वाला पदार्थ होता है उसकी अवस्थाओं को दोहराया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। आगे बात समझ में। और इसका इंपॉर्टेंट आपको क्या रखना है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है।
ये पॉइंट आपको पकड़ना है। तो देखो भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाता है, एक बार सिंपल से तरीके से देखो। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के कौन से गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं, ये पॉइंट आपको पकड़ना है। और लेकिन रासायनिक संगठन और गुण में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब बच्चों देखो इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे देखो एग्जाम्पल में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की यदि बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नमक तथा चीनी का पानी में घुलना। नमक तथा चीनी का पानी में घुलना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार का परिवर्तन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नमक को अब पानी में घोलते हैं, जब उसको वापस गर्म कर दिया जाए तो वापस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे चाशनी बनाते हैं तो चीनी को पानी में घोल करके बनाते हैं, एक उस तापमान पर गर्म करते हैं तो वापस चीनी और पानी को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है जी। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल यदि बात करें तो हम देखो इसमें कौन कौन आता है। इसमें वाष्पन भी आता है, इसमें संघनन की प्रक्रिया भी आ जाती है, इसमें कवथनांक भी आता है। ये पॉइंट आपको पकड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखो इसमें कौन कौन आ जाता है, वाष्पन भी आ जाता है, संघनन भी आ जाता है, इसमें कवथनांक आता है बच्चों। इसके अलावा थोड़ा सा पॉइंट भी को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कौन आ जाता है, गलनांक। ठीक है ना। इस प्रकार के परिवर्तन करके हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखो क्या होता है, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना, और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये पूछा जा सकता है कि लोहे का चुंबक में बदलना किस परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चा याद रखना है, ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाने का काम करता है। और एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, कागज तथा लकड़ी के टुकड़े करना। कागज तथा लकड़ी के क्या कर देना, टुकड़े कर देना। यह भी एग्जाम्पल किसका है, भौतिक परिवर्तन का। कागज तथा लकड़ी के टुकड़े करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां से हम समझ सकते हैं कि ये कैसा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। अब देखो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने सेकंड परिवर्तन जो है वो केमिकल चेंजेबल है, यानी पदार्थ में किस प्रकार से केमिकल चेंजेबल होते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा पॉइंट है, यदि एग्जाम में आ जाए तो ऐसा परिवर्तन, बच्चों क्या लिखोगे इसके अंदर, ऐसा परिवर्तन जिसमें, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है ये भी। अब देखो यहां पर आपको ये चीज सीखनी है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण धर्म दोनों बदलने जरूरी होते हैं। बच्चों देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है साहब, इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्यों कहते हैं। तो देखो आपको पकड़ना है कि इसे क्या कहते हैं भाई, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों कहते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या काम करना है, एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा है, हमें बदलना है दूध को दही में। बदल दिया साहब, क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जब अभिकारक को उत्पाद में बदला जाए और उत्पाद को वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते, उस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का चेंजेबल होता है, रासायनिक प्रकार का चेंजेबल। ठीक है। अब काम की बात देखो, इसे क्या कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इसे किसके नाम से जानते हैं, स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नया पदार्थ बनता है, सीधा सा पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। ये पॉइंट आपको यहां से पकड़ लेना है। इसमें कौन सा पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है ना, यहां पर अपने पास में आ जाएगा, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया भाई,
देखो इसमें क्या होता है, रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण दोनों बदल जाएंगे, और इसमें इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और इसे स्थायी परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई न कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की यदि बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला तो अपने पास में एक एग्जाम्पल यहाँ है, दूध का किस में बदल देना, दही में बदल जाना। दूसरा एग्जाम्पल यदि बात करें तो देखो प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसके माध्यम से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कौन सा होता है, प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा जीवों में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया, यानी कैसी प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो भोजन का पाचन, जब हमें भोजन को पचाते हैं और भोजन का जब डाइजेशन हो जाता है तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चों अगले एग्जाम्पल की बात करें जो आपसे 100% 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, और वो क्या कहना चाहता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तब आपको उत्तर देना है रासायनिक परिवर्तन का। तो याद रखना लोहे पर जंग लगना भी किसका एग्जाम्पल माना गया, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल माना गया। और एनसीईआरटी का एक फेमस एग्जाम्पल है, देखो लकड़ी है ना, कोमा लगा लो, कागज तथा गोबर का जलना, तथा गोबर का जलना, यहां पर भी देखो किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बिल्कुल यहां पर रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो लकड़ी को जलाने पर गैसें बनेंगी, राख बनेगी, धुआं बनेगा, क्या उनको मिलाकर के हम वापिस लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। एक तरफ आप लिखोगे भौतिक, दूसरी तरफ लिखोगे आप रासायनिक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं किस प्रकार से लिखोगे। भौतिक का पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं, इसमें रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, और इसे स्थायी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहां पर अपने सामने है, और वो हमें क्या कहना चाहता है, एक एग्जाम्पल मैं अलग से रखना चाहता हूं यहां पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखो कई बार पूछ लिया जाता है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तब आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भौतिक प्लस रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये एक ऐसा अपवाद है जो यहां पर सिद्ध करता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। कैसे, इसमें भौतिक कैसे हुआ, जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है मोम पिघलता है, मोमबत्ती मोम की बनी हुई पिघलने के बाद भी मोम रहता है, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन उसके अंदर डाला गया धागा जैसे जैसे जलेगा गैसें उत्पन्न करेगा, धुआं उत्पन्न करेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है ना। सिंपल सा पॉइंट। तो एक एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया, जो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है। सिंपल सा पॉइंट आपको देखो इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, किसी पदार्थ में, क्या कहना चाहता है अगला, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को, क्या लिखोगे आप इसमें, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। देखो आप आराम से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखोगे, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो कैसे समझना है इसको, मैंने लिखा कोई पदार्थ ए था और इस पदार्थ के अंदर मैंने इस परिवर्तन किया है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और एक नया पदार्थ बनकर के आ गया बी। तो बी को हम किस में नहीं बदल सकते, ए में। इस प्रकार की जो घटना होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के, ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। रासायनिक अभिक्रिया के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं।
देखो कौन कौन से घटक है। सबसे पहला आपको याद रखना, जिसके बिना रासायनिक अभिक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी सबसे पहले इसमें कौन आएगा, अभिकारक आएगा। ठीक है ना। इस अभिकारक को किसके नाम से जानते हैं, क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। ये लो जी, अपने पास में पहला पॉइंट कौन सा आ गया, अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है, कैसे लिखोगे, वे पदार्थ जो, देखो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, उन्हें किसके नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको पकड़ना है यहां पर, जिसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उत्पाद। जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कोई न कोई फल बनेगा, यानी उत्पाद को किसके नाम से जानते हैं, क्रियाफल के नाम से जानते हैं। तो दूसरा अपने पास में घटक क्या आ जाएगा, यानी कि उत्पाद या क्रियाफल। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, उन्हें किसके नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब तीसरे घटक की यदि मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास में आ जाएगा उत्प्रेरक, और इसके बिना अभिक्रिया कैसे संभव हो सकती है। कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया जिस परिस्थिति में संपन्न होती है, अभिक्रिया जिस परिस्थिति में संपन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सी लाइन है, अभिक्रिया जिस परिस्थिति में संपन्न होती है उसे ही किसके नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण तीन घटक अपने सामने आते हैं। पहला अपने पास में अभिकारक, दूसरा उत्पाद, और तीसरा अपने पास में क्या आ जाता है, उत्प्रेरक। अब बच्चों देखो बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। देखो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से कोई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे मैंने लिखा, ए किस में बदल गया, बी में बदल गया। तो देखो यहां पर पहला जो परिवर्तन है, पहला परिवर्तन किस में हो सकता है, तो देखो बच्चों एकदम सिंपल सा पॉइंट है, हम क्या काम कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी उस अभिक्रिया के अभिकारक में, यानी उसका जो टेम्परेचर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर जी यहां पर, तो देखो आपको याद रखना है, हम क्या कर सकते हैं, उसका आकार व अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। आकार व अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के घनत्व और आयतन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें परिवर्तन किया जा सकता है, घनत्व व आयतन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये कुछ परिवर्तन है जिसके कारण से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब बच्चों देखो बात करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से इस चैप्टर की रूपरेखा बनेगी और यहां से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और उन 2 क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण की यदि परिभाषा की बात करें, देखो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले इसकी आपको परिभाषा पता होना चाहिए। आप एग्जाम में कैसे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो रासायनिक समीकरण की परिभाषा कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत ही सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको 3 घटक बताए थे, उसमें एक घटक है अभिकारक। देखो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको किसके रूप में लिख सकते हो आप, यदि आप शब्द सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। देखो किसके रूप में, शब्द सूत्र तथा प्रतीक सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को शब्द सूत्र तथा प्रतीक सूत्र, शब्द सूत्र तथा प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा यहां पर आपके सामने बनी है। क्या बोलोगे, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, अभिकारक तथा उत्पाद को शब्द सूत्र और
प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों याद रखना, इसके आधार पर जो समीकरण होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसके दो प्रकार हैं, सिंपल से। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपने पास में आता है शब्द रासायनिक समीकरण। क्या आ जाता है अपने पास में? शब्द रासायनिक समीकरण आ जाता है। ठीक है, शब्द रासायनिक समीकरण पर चर्चा करते हैं। जब देखो क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में निरूपित करते हैं। किसके रूप में निरूपित करते हैं? शब्दों के रूप में निरूपित करते हैं। बड़ा ही सिंपल सी परिभाषा बन गई, यानी किसके रूप में निरूपित कर देते हैं? शब्दों के रूप में निरूपित करते हैं, करते हैं तो उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अभिक्रिया करवा देता हूं जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करवा देता हूं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवा देता हूं। तो देखो मैंने जिंक को किसके रूप में लिखा है? शब्द के रूप में। और सल्फ्यूरिक अम्ल को भी किसके रूप में लिखा है? शब्द के रूप में। तो यहां पर अपने पास में क्या बनेगा? एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर जिंक सल्फेट बन गया, और दूसरा अपने पास में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। अब ये जो समीकरण आपके सामने रखी गई है, इस समीकरण को किसके नाम से जानते हैं? शब्द रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। है ना इंपॉर्टेंट? क्या लिखोगे? जब रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे शब्द रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख करके बताया। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा पूछा जा सकता है कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों इसमें आपको क्या लिखना है? शब्द रासायनिक समीकरण का, देखो क्या लिखोगे? शब्द रासायनिक समीकरण को प्रतीक निरूपण कर देना या प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना, प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखो ऊपर वाली समीकरण की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा जिंक Zn और यहां पर लिख दिया मैंने H2SO4। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं तो एक तो बन जाएगा ZnSO4 और प्लस का आपके सामने क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। अब ये जो निरूपण किया गया है इसी को किसके नाम से जानते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में रासायनिक समीकरण हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को शब्द सूत्र और प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो बात, इस रासायनिक समीकरण के नियम क्या हैं कि किस किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये हमें क्या बताना चाहता है कि अभिकारक, क्या कहना चाहता है? अभिकारक को बाईं ओर, ये आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। किस ओर लिख देते हैं? बाईं ओर। तथा उत्पाद को, तथा प्रोडक्ट को, यानी उत्पाद को क्या करते हैं? उत्पाद को दाईं ओर लिखकर, दाईं ओर लिखकर उनके बीच में या उनके मध्य तीर का निशान लगा देते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीर का निशान लगा देते हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, तीर का निशान लगा देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा यहां पर इसके एग्जाम्पल को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चा H2 प्लस का O2 और यहां पर तीर का निशान और यहां पर मैंने लिख दिया 2H2O, लिख दिया ना। ये संतुलित नहीं है रासायनिक समीकरण, आप यहां संतुलित भी कर सकते हैं इसको। अब ये संतुलित हो गई। तो देखो बच्चों ये जो बाईं ओर का जो भाग है, देखो ये बाईं ओर हो गया ये, ठीक है ना। ये कैसी ओर हो गया? बाईं ओर। यहां अच्छे से समझ जाएंगे, जो एनसीईआरटी में ढंग से नहीं दिया हुआ है। ये जो बाईं ओर लिखा हुआ है, यहां पर तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अभिकारक को। जी सर, बिल्कुल समझ में आया। यहां पर देखो आपके सामने जो जल बना है, इस जल को हम रासायनिक समीकरण में किस ओर दर्शा देते हैं? दाईं ओर। और दाईं ओर जिसको दर्शाया बेटा, उसको किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहना चाहता है? अभिक्रिया में, ये और ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहना चाहता है? अभिक्रिया में अभिकारक
अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या, अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या यानी उसके नंबर की बात करते हैं। उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर, उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य, उनके मध्य, ध्यान देना सिंपल सा पॉइंट है, उनके मध्य, उनके मध्य धनात्मक चिन्ह, उनके मध्य धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। जैसे देखो कैसे समझते हैं इसको, मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। अब आप यहां पर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि अभिकारक की संख्या कितनी है, 2, तो इनके बीच में हमने किसका चिन्ह लगाया, प्लस का। और बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसको किसके नाम से जानते हैं, अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो दूसरा नियम अपने पास में ये आता है। तीसरा नियम हमें बहुत ही कुछ कहना चाहता है और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा नियम क्या कहना चाहता है, उत्पाद में देखो क्या होता है, उत्पाद में यदि कोई अवक्षेप बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि कोई अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है तो उसे उल्टे तीर के निशान से, आपको ये पॉइंट पकड़ना है, इस तीर के निशान से, तीर के निशान से, निशान से तथा तथा गैस को, तथा गैस को सीधे निशान से दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सीधे निशान से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने Na2SO4, सोडियम सल्फेट लगा दिया मैंने, ठीक है ना। इस सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ में करवा दी, किसके साथ में करवा दी, बेरियम क्लोराइड के साथ में। तो देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके सामने बेरियम सल्फेट बनेगा जो एक अवक्षेप है, और इसको हम क्या काम करते हैं, इस तीर के निशान से दर्शा देते हैं, ठीक है ना। ये तो अवक्षेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया H2SO4 और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी जिंक के साथ में, तो बेटा प्रोडक्ट अपने पास में बना जिंक सल्फेट। क्या बन गया अपने पास में, जिंक सल्फेट। और इस जिंक सल्फेट के साथ में क्या उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन गैस, और इसके सामने हम सीधा तीर का निशान लगा देते हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो अगला नियम क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो देखो अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद को, उत्पाद को अणु के रूप में लिखते हैं, अणु के रूप में लिखते हैं, न कि परमाणविक रूप में, न कि परमाणविक रूप में। यह पॉइंट भी आपको पकड़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण जब दर्शाते हैं तो उसको किसके रूप में लिखा जाता है, अणु के रूप में लिखा जाता है, न कि परमाणु के रूप में लिखा जाता है। अगला एक और इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है, वो हमें क्या कहना चाहता है, देखो अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट जो है यहां पर थोड़ा सा पॉइंट वे को समझना है। ये क्या कहना चाहता है, अभिकारक तथा उत्पाद में ठोस द्रव्य, ठोस द्रव्य और गैस व जलीय विलयन को, व जलीय विलयन को, जलीय विलयन को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। देखो कैसे, निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपको लिखना हो सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है। तो देखो वहां पर आप क्या काम करोगे, मैं जैसे ठोस की बात कर रहा हूं बच्चों, तो देखो ठोस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अभिक्रिया में जो अभिकारक यदि सॉलिड है तो उसके नीचे क्या करेंगे, छोटा s लगा देंगे। यदि यहां पर आपको कोई लिक्विड मिला है, क्या मिला है, लिक्विड, यानी आपको द्रव्य मिला है, तो क्या करोगे, उसकी जगह हम क्या दर्शा देंगे,
स्मॉल l दर्शा देंगे। अब यदि बात करते हैं कि वहां पर हमें कोई गैस मिली है, यानी गैस मिली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G का प्रयोग करेंगे। और बच्चों यहां पर यदि आपको जलीय विलयन मिल रहा है, कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, जलीय विलयन मिल रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है, वहां पर एक्वस मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, AQ को यूज करोगे। ये इसको लिखने का एक तरीका है। अब यदि रासायनिक समीकरण में थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो 6 नंबर पॉइंट हमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि रासायनिक समीकरण जो है, देखो रासायनिक समीकरण में रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया यदि ऊष्माक्षेपी है, पॉइंट को पकड़ना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लाइन है, यदि क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, यदि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो दाईं ओर ध्यान देना, तो उसे दाईं ओर धनात्मक चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, धनात्मक चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत कुछ कहना चाहता है। देखो क्या कहता है, जब मैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवा दूं तो हमें डेफिनेटली पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और ये अमोनिया जो होती है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हम क्या काम करते हैं, इसकी जो ऊष्मा है उसको दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगा करके दर्शा देते हैं, तो ये अपने पास में बन गया ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या होता है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी, इसको कैसे दर्शाते हैं, तो इसको दाईं ओर माइनस का चिन्ह लगा करके दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात किया N2 प्लस का O2 और यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया मैंने 2NO, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह दर्शा देते हैं और ये अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी। इस प्रकार से ये 6-7 नियम है जो किसी रासायनिक समीकरण को दर्शाने का काम है करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। देखो रासायनिक समीकरण की यदि बात करें तो रासायनिक समीकरण जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक पॉइंट तो आपको ये पकड़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। कैसी होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और बच्चों दूसरी कैसी होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैं क्या बताऊंगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो अभिकारक, पहला पॉइंट पकड़ना, अभिकारक तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ही अपने पास में, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस का O2 और यहाँ पर हमने बना दिया 2H2O। अब बेटा देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 है तो हम इसको संतुलित कर लेंगे, ऑक्सीजन की 2 है तो 2 यहाँ पर है। अब देखो ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। उत्पाद तथा अभिकारक में तत्व के परमाणु की संख्या जो बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब क्या होता है, संख्या जो है वो बराबर नहीं हो, यानी संख्या क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा N2 प्लस का H2 और प्रोडक्ट में मैंने बना दिया 2NH3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के कितने 2, यहाँ पर भी कितने 2, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने अपने पास में 6। इस प्रकार की जो समीकरण है उसको क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आपको यहाँ पर पॉइंट पे पकड़ना है, 9th क्लास में एक पॉइंट आया था द्रव्यमान संरक्षण नियम, और द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार देखो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, ठीक है ना। और उसके अनुसार यदि हम बोलें, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या या तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हुए हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट वे की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है और ये बहुत कुछ कहना चाहता है। देखो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कैसे एक रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप बड़े ही गौर से समझना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो रासायनिक समीकरण
की संतुलन अवस्था, रासायनिक समीकरण की संतुलन अवस्था, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा H2SO4 और बेटा इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी जिंक के साथ और एक प्रोडक्ट बना दिया मैंने जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। अब हम कैसे इसकी तुलना करते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तरफ एक सारणी सी बन जाएगी, यहां पर मैंने लिख दिया तत्व और यहां पर लिख रहा हूं मैं अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। क्या लिखूंगा यहां पर मैं, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास में इस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, ये तीन मेरे को देखने को मिले। तो देखो मैं यहां पर काउंटेबल कर लेता हूं, यहां पर मेरे पास में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, सल्फर का कितना है, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और देखो एक अपने पास में क्या है, जिंक, और जिंक का कितना है अपने पास में, 1 है। अब देखो मैं बात करता हूं उत्पाद में, तो हाइड्रोजन की सबसे पहले संख्या देख रहा हूं, तो अपने पास में कितने हैं, 2, सल्फर का कितना है, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और यहां पर जिंक का कितना अपने पास में, 1। अब आप दोनों को मिलाइए, देखो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या है वो तो इसके अंदर संतुलित है। दूसरी यदि बात करें, सल्फर का भी 1 है, सल्फर का भी 1, और ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, और जिंक का 1, जिंक का 1। तो इस प्रकार की समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आए बात समझ में। और यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, समझाइए। अब एक एग्जाम्पल है जिसकी हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा देखो Fe, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां पर, और मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी जल के साथ में, और जैसे ही प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरे पास में बन जाता है Fe3O4 और प्लस का मेरे पास में हाइड्रोजन। ये आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया। इस समीकरण में देखो देखते हैं ना, तो यहाँ पर आयरन का कितना अपने पास में, जैसे मैं देखो इधर लिख रहा हूं ये अभिकारक है, तो अभिकारक में आयरन का 1 है, और जब उत्पाद की बात करता हूं तो आयरन के 3 देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। अब जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। अब जब इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार मैं देखना चाहता हूं तो ये रासायनिक समीकरण असंतुलित नजर आती है मुझे। तो इसको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखो आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वो आपके सामने ये कहना चाहती है कि यहाँ पर आपके पास में आयरन और आयरन की अभिक्रिया जल के साथ में, और बेटा यहाँ पर Fe3O प्लस से देखो Fe3O4 प्लस का हाइड्रोजन दर्शाया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसमें कई स्टेपों को यूज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कहना चाहती है, जब आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं तो चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का कलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे। देखो संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाया, और देखो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लेना है जल, और यहाँ पर आपने बनाया Fe3O4, और बच्चा यहाँ पर आपने बना दिया हाइड्रोजन। ठीक है। अब कहना चाहता है कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की एक सूची बना लो। बिल्कुल आपको इसको अलग अलग लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर आपको तत्व में दिखा रखा अगले ने, आयरन हो गया और हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। बेटा अभिकारकों में LHS साइड की बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है। वहां पर यदि मैं बात करूं तो आयरन का 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, ये दिखा दिया। अब ये कह रहा कि RHS साइड में ले लो, यानी राइट हैंड साइड में बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमने किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, उत्पाद को। बेटा यदि वहां पर देखते हैं तो अपने पास में 3 2 4 आता है। अब आप दोनों को मैच करके देखोगे तो आपको अलग अलग संख्या नजर आएगी। अब इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को लेंगे, चाहे वो अभिकारक का हो चाहे वो किसका हो, उत्पाद का। तो जी सर हमें बिल्कुल समझ में आया, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है भाई, ऑक्सीजन की, और वो किस में है, उत्पाद में, तो हम इसको लेते हैं।
तो देखो इस 3 नंबर स्टेप की यदि मैं बात करता हूं, स्टेप नंबर 3, चरण नंबर 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। आगे ना बात, चाहे वो अभिकारक हो या क्या हो, उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर केवल क्या है, 1। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर अपने पास में हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, एक है। देखो यहां पर हाइड्रोजन में आपको एक मिला। तो इधर देखो अपने पास में यहां पर लिखा हुआ है Fe3O4, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो यहां पर ऑक्सीजन के अगला कितनी बता रहा है, 4। तो मैं यहां पर 4 कैसे कर सकता हूं, तो सिंपल सा सर, मैं एक इसको किससे मल्टीपल कर दूंगा, 4 से। अब देखो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्व यौगिकों को सूत्र नहीं बदल सकते। तो हम संख्या को कहां दर्शाएंगे, बाहर सबसे पहले रख देंगे कोष्टक के अंदर। अब देखो नया सूत्र जब बनता है यहां पर, तो अपने पास में क्या बन गया, देखो यहां पर जल के, देखो यहां पर हाइड्रोजन के मैंने कितने कर दिए, 4 कर दिए, तो ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, यहां पर 4 हो गए। तो देखो अगले स्टेप में क्या कहता है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक। तो देखो हमने क्या काम किया, यहां पर अपने पास में जो समीकरण आई है वो है Fe, ये बॉक्स है। अच्छा जी, याद रखना बॉक्स में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी आपको संख्या दर्शानी है वो बाहर दर्शानी है। तो मैंने यहां पर लगा दिया 4, और जब रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं तो मेरे पास में जो बन गया वो मेरे पास में ये बन के आया बच्चा। देखो ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, Fe3O4। और इस बॉक्स में हमें कुछ चेंज करना नहीं है, और अपने पास में क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब देखो ये आंशिक रूप से संतुलित है, पूरा संतुलित नहीं हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे, आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी जो संतुलित नहीं है उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और ये क्या कहना चाहता है, देखो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को कितना कर देते हैं, हम 4 कर देते हैं। अब देखो आपके सामने हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में, तो यहां पर अपने पास में देखो 8 है, तो इधर देखो अपने पास में कितने, 2, तो मैं इसको किससे मल्टीपल कर दूंगा, 2 से। तो देखो ये अपने पास में कितना आ गया, 8, और ये भी अपने पास में कितना आ गया, 8। जो रिएक्शन अपने पास में बनी है वो अपने पास में आयरन हो गया। इसके पहले तो आपने पहले ही लगा दिया 4 बच्चा, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, Fe3O4 है, और प्लस का यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, 4H2O आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये फिर से आंशिक रूप से कैसी है, संतुलित। लास्ट का स्टेप हमें क्या कहना चाहता है, यहां पर देखो ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और तीसरा तत्व चुन लीजिएगा जो अब तक भी कैसा है, असंतुलित है। तो बच्चों हम देखेंगे कि यहां पर लोहा तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि देखो प्रारंभ में इसकी संख्या 3 है, तो हम क्या काम करेंगे, यहां 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो देखो अपने पास में आ गया ये 3 से मल्टीपल कर दिया, तो नया समीकरण जो अपने पास में बना वो मेरे लाडले ये बन गया आपके सामने। यानी देखो ये समीकरण आपके सामने है। ठीक है, तो देखो यहां अपने पास में Fe3O4 है, और प्लस का यहां पर अपने पास में क्या है, 4H2 है। अब देखो यहां पर आयरन के कितने, 3, और यहां पर भी कितने हैं, 3, और यहां पर हाइड्रोजन के 8, तो हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, तो ऑक्सीजन के 4। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस विधि को किसके नाम से जानते हैं। तो बच्चा याद रखना, इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस मेथड को किसके नाम से जानते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। ये ट्रायल विधि है, या आप इसको हिंदी में बोलना चाहो तो इसको किसके नाम से जानते हैं, अनुमान विधि के नाम से जानते हैं। आपको संख्या को अनुमान लगा लगा करके हल करने का प्रयास करना है। तो आज का जो ये पार्ट फर्स्ट था बच्चा, उसके अंदर हमने रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में विश्लेषण किया। इस चैप्टर का जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलेगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो बिल्कुल इसका शानदार प्रिपरेशन कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।